हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जीके चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संविधान के सभी प्रमुख अनुच्छेद, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है पॉलिटी से। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग ने भी काफ़ी सारे एग्जाम दिए होंगे, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस या रेलवे, किसी चीज़ का भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो संविधान के अनुच्छेद से एक दो क्वेश्चन तो सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो पिछले 6 से 7 साल पहले अनुच्छेद से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखा गया है पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें रखा गया है। यदि आप ये वीडियो देखते हैं पूरा, तो आपके संविधान के अनुच्छेद से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और ना ही गलत होंगे। बस आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहेंगे और ध्यान से वीडियो को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारे संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी, 22 भाग थे। अब संशोधन जितनी बार भी हुआ है, कुछ नए अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, तो वर्तमान में अब कुल 448 अनुच्छेद हैं। ये भी याद रखिएगा, इसमें से कुछ सब आर्टिकल भी हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। और कुछ और अनुच्छेद भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना। जैसे भारत में कुछ नए राज्यों का प्रवेश होता है या स्थापना की जाती है, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उससे संबंधित रहेगा। यदि बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्य में जो भी सीमाएं हैं उनके क्षेत्र में या नाम में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है, तो इस तरीके के नामों में कुछ संशोधन होता है या सीमा या नाम में परिवर्तन, उसका प्रावधान अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ये याद रखेंगे। कुछ 1, 2, 3 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें सारे अनुच्छेद तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। 448 अनुच्छेद यदि कुल है तो हम सभी को तो नहीं याद कर पाएंगे। जो एग्जाम ओरिएंटेड है सिर्फ हम उनको पढ़ेंगे। और अगला देखेंगे अनुच्छेद 5 से 11 में भारतीय नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। इसको भी याद रखेंगे। नागरिकता के बारे में जितने भी अधिनियम बताए गए हैं, ये अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में बताए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता मतलब सभी कानून सभी के लिए समान, ये बताया गया है विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। और कुछ और भी हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान में हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब वर्तमान में यदि बात की जाए तो 6 हैं वर्तमान में कुल। और संपत्ति का अधिकार जो 7वां एक अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है, वो भी 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, भी आगे और डिस्कस करेंगे। चलिए कुछ हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो कि हमारे अधिकार से संबंधित हैं। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता, जैसा कि क्वेश्चन में था ऊपर। अनुच्छेद 15 है जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत किया गया है, ये बताया गया अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 में है नौकरी में समान अवसर। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत बताया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 18 में बताया है उपाधियों का अंत। और कुछ हम लोग देखेंगे जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार बचे हैं, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, ये एक लाइन याद रखिएगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो जो समस्त में सम वर्ड आया है, सम से हो जाएगा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत दिया गया है। ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। और जो समस्त का आधा अक्षर है अस्त, उससे है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। हमारे अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। स्वतंत्रता भी कई प्रकार की दी गई है अलग अलग आर्टिकल के अंतर्गत, वो देखेंगे। और शोध में शोष याद रखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। और जो शोध में धा आया है, उससे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 18 के अंतर्गत दिया गया है। और अगला है संस्कृति जो शब्द है, तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत बताया गया है। और ये उपचार वर्ड से याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। और जो भी आपको बताया था एक संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, उसको समाप्त कर दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हमारे ये अधिकार हो गए 6, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोलने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत बताया गया है, या 19A, अगर इंग्लिश में जानेंगे तो 19A है, और यदि हिंदी की बात करें तो 19 का आर्टिकल में बताया गया है बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, की हम वाक स्वतंत्र हैं, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, हमें अनुच्छेद 19A के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है। चलिए अब हम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी अधिकार दिए गए हैं इनको जानेंगे, क्योंकि ये सब आर्टिकल है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। चलिए, हमारे अनुच्छेद 19 में बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, हमें 5-6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भी मिली हैं, तो उनको भी हम जानेंगे। तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत दिया गया है बोलने की स्वतंत्रता। एक हमारी एक छोटी ट्रिक है, ये भी आप देखिएगा, बोस संघ आया बस व्यापार किया। यदि हम कुछ क्वेश्चनों को ट्रिक से रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि हम सारे अनुच्छेद एक साथ नहीं याद कर सकते, तो कुछ ट्रिक से, कुछ रट के, कुछ याद करके हम अपना पेपर एग्जाम निकाल लेते हैं। चलिए देखेंगे, बोस से हो गया, बोस में जो बो है तो बोलने की स्वतंत्रता 19A के अंतर्गत दिया गया है। और 19B में दिया गया है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने में सभा करने के अधिकार, मतलब हमें सभा करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियार के हम एकत्र होकर जनसभा कर सकते हैं, ये 19B में दिया गया है। देखिए, बा से हो गया बोलने की स्वतंत्रता, और सा से हो गया संघ, जो बोस में सा आया है उससे हो गया शांतिपूर्वक बिना हथियार के साथ हम एक सभा कर सकते हैं। अब 19C की बात करें तो जो अगला वर्ड है हमारा संघ, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। और 19D में दिया गया है जो ये आया शब्द है, आया से हम कहीं भी आ जा सकते हैं देश में, जैसे आप लोग को पता होगा हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, आ जा सकते हैं अपने भारत देश में, तो देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, ये आया से हो जाएगा आवागमन की स्वतंत्रता। और 19E में बताया गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, हम यहाँ से भारत में जैसे यूपी में रह रहे हैं तो हम कहीं भी जाके बस सकते हैं, भारत के अपने किसी भी राज्य में जाके बस सकते हैं। तो ई से हो गया 19E से बस, तो बस से हो गया बसने की स्वतंत्रता। और 19G में बताया गया है कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय हम कर सकते हैं, व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता, ये बताया गया है व्यापार से। यदि आप ये याद रखेंगे, बोस संघ आया बस व्यापार किया, तो ABCDEF हटा दिया गया है संपत्ति वाला, तो हम ये याद रख सकते हैं। 19G तक ऐसे ही रिलेट करेंगे तो याद कर पाएंगे। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 21A के अंतर्गत बताया गया है, मौलिक शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद यदि 21 की बात करें तो प्राण व दैहिक की स्वतंत्रता की हमें आजादी मिली हुई है। और यदि बात करें 19 का की या 19A की, तो मौलिक शिक्षा का अधिकार जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, याद रखेंगे ये मूल संविधान में नहीं था हमारे। और मौलिक शिक्षा का अधिकार जो हमारे अनुच्छेद 21 का में दिया गया है, जैसे हमने ये चार्ट बताया था आपको, तो ये जो स्वतंत्रता बताई गई थी, स्वतंत्रता का प्रकार, तो देखिए 19 से 22 तक में जितनी भी स्वतंत्रता दी गई है उनमें ही एक 19 का है जो हमें बताता है कि हमें मौलिक शिक्षा का अधिकार हमारे अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, ये याद रखिएगा। आंसर नंबर इसका C रहेगा, राइट। अगला क्वेश्चन और भी इसमें देख लेंगे अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले। कुछ अनुच्छेद, जैसे ये है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का संरक्षण दिया गया है। और अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और मानव तस्करी, जो मानव अंग की तस्करी की जाती है उस पर प्रतिरोध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 में बताया गया है बाल श्रम और मजदूरी पर रोक, जो बाल श्रमिक जो होते हैं, जो किसी भी कारखाने में काम करने लगते हैं, बच्चे मजदूरी करने लगते हैं, उसके संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते, ये बताया गया है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? जब अभी हम लोग ने जो ऊपर चार्ट एक देखा था उसमें बताया गया है 25 से 28 अनुच्छेद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। अनुच्छेद 25 से 28 में बताया गया है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म को हम त्याग कर सकते हैं, ये बताया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां है, संपत्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अभी बताया था जो हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार थे उनमें से एक समाप्त कर दिया गया है, जो वर्तमान में 6 बचे हैं, तो उनमें से एक था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था ये संपत्ति का अधिकार, जो कि अब वर्तमान में हटा दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अनुच्छेद 31। और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा यह अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वर्तमान में इसे अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार के रूप में समायोजित कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है, अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें हमें दी गई हैं, जिसके अंतर्गत हम यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, याद रखेंगे। और
और यदि बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है, ये भी पूछा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा ये कहा गया है। जो हमारा अनुच्छेद 32 है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, ये भी याद रखेंगे। और ये किसी भी नागरिक को उसके किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, याद रखेंगे इसको भी। अनुच्छेद 32 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा जाता है किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। जब हम भाग 4 पढ़ेंगे तब बताया जाएगा इसको। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भी जानेंगे जो इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए देखेंगे क्या है। अनुच्छेद अगर 39 का की बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक तत्व के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायत का गठन के बारे में बताया गया है। यदि बात करें अनुच्छेद 44 की, तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसे यूसीसी अभी बहुत चर्चा में था, यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में बताया गया था। यदि बात करें अनुच्छेद 45 की, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा का उपबंध दिया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 इंपॉर्टेंट है, कृषि व पशुपालन के संगठन के बारे में बताया गया है। 48 का की यदि बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन व वन्य जीवों को संरक्षण के बारे में बताया गया है 48 का में। अनुच्छेद 49 में बताया गया है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण करना। जो हमारी पुरानी चीजें हैं, उनका राष्ट्रीय स्मारक चीजें जैसी चीजें हैं, तो उनका वस्तुओं का संरक्षण करने के बारे में बताया गया अनुच्छेद 49 में। यदि बात करें अनुच्छेद 50 की इंपॉर्टेंट है, तो उसको कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताया गया है। इसको याद करने का एक ट्रिक देखेंगे, आधा आधा बताया गया है पृथक्करण, जैसे 100 का आधा 50, तो 50-50 या 50-50 से याद रखेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अलग किया गया है इसको। और अगला है अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में की अभिवृद्धि, ये बताया गया। हमारे नीति निर्देशक तत्व के कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, इनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल या मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। हमारे वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हमें 11 दिए गए हैं, याद रखेंगे। मूल रूप से 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया, इसको जानेंगे। भाग 4 का के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया था, याद रखेंगे। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ये संविधान भाग 4 को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करें 11वां मूल कर्तव्य, ये कब जोड़ा गया था? तो ये वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें यह बताया गया है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाना चाहिए, ये बताया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे 11वें में, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 72। इसको ऐसे याद रखेंगे, 72 से साउंड कर रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा एक बेहतर शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विवरण दिया गया है। जैसे किसी को फांसी वासी की सजा हो जाती है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उसको लघुकरण कर सकता है या समाप्त कर सकता है, उसकी जितनी भी सजाएं हैं उसको माफ कर सकता है। यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बताया गया है। राष्ट्रपति से संबंधित हम कुछ अनुच्छेद देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में तो पता ही है राष्ट्रपति का पद, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इस सारों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और सारे रिपीट करिएगा। 52 में बताया गया राष्ट्रपति का पद, और अनुच्छेद 53 में बताया गया संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी राष्ट्रपति में, 53 में बताया गया है। 54 में निर्वाचन बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होगा। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि किस प्रकार से, उसका प्रकार बताया गया है, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये मिसप्रिंट हो गया है। 54 में याद रखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। अगला है अनुच्छेद 60, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का वर्णन दिया गया है। 60 से शपथ याद रखेंगे, और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला अनुच्छेद 61, ये भी महाभियोग या इम्पीचमेंट है। इसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी कुकृत्य है, जैसे यदि उनके द्वारा गलत कार्य किया गया है, तो उसके द्वारा इनको उनके पद से हटाने का वर्णन बताया गया है महाभियोग में, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 72 जो कि क्वेश्चन में था, क्षमादान की शक्ति, ये पता है आपको। और अनुच्छेद 87 में बताया गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। और अनुच्छेद 108 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत।
और अनुच्छेद 123 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना, और अनुच्छेद 143 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्तियों का विवरण दिया गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श ले सकता है लेकिन बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 में ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राष्ट्रपति होगा जो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। याद रखिए कि जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष होता है, उसी तरह राज्यसभा में अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद यदि 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 64 में यही बताया गया है जो भी बताया था क्वेश्चन में था, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 में बताया गया है यदि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र या निष्कासन या अन्य कोई कारण से उनका पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति उनका पद कार्यभार संभाल सकता है, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। यदि बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की तो अनुच्छेद 66 में बताया गया है, और अनुच्छेद 69 और 69 में बताया गया है राष्ट्रपति की शपथ। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 3 ऊपर के हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो अनुच्छेद 75 में बताया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, याद रखेंगे। और यदि बात करें अनुच्छेद 74 की तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह या सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। तो यदि मंत्रिपरिषद की बात की जाएगी तब होगा अनुच्छेद 74। यदि प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 75। इतने पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत के महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? यह भी काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 76 में बताया गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखेंगे आगे, अनुच्छेद 76 में बताया गया भारत का महान्यायवादी होगा जो कि ये केंद्र सरकार का एक विधि सलाहकार होता है। ये संबंधित कानून से संबंधित विधि या राय बताता है। और अनुच्छेद यदि 79 की बात करें तो संसद का गठन ये बताया गया। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया। इसकी एक काफी चर्चा में एक ट्रिक रहती है, सरल से अधिकतर सभी लोग याद करते हैं और वाकई में ये याद बना रहता है। स से हो जाएगा संसद, रा से हो जाएगा राज्यसभा की संरचना, ला से हो जाएगा लोकसभा की संरचना। ये सरल से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में सही मिलान के विषय में पूछा गया है, तो मिलान करेंगे। अनुच्छेद 110 में बताया गया है धन विधेयक, और अनुच्छेद 112 की बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 148 कैग जिसे ऑडिटर जनरल भी कहते हैं, तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसका विवरण अनुच्छेद 148 में दिया गया है। और अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन, इसके बारे में बताया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। चलिए राज्यपाल से संबंधित हम कुछ अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 153 में बताया गया है राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 154 में बताया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए राज्यपाल होगा एक सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये 153 में बताया गया है। यदि बात करें राज्यपाल की नियुक्ति तो वो बताया गया है 155 में, ये भी याद रखिएगा। और यदि बात करें राज्यपाल की शपथ 159 में बताया गया है। और शपथ कौन दिलाता है? ये राज्य का राज्यपाल है, तो इसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई भूमिका नहीं निभाते, ये राज्य की बात है। तो थोड़ा माइंड से रिलेट करेंगे कि राज्य का है तो राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, ठीक है। और अनुच्छेद 163 में बताया गया है राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा राज्य में। और 165 भी अनुच्छेद ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसमें बताया गया है महाधिवक्ता राज्य को कानूनी सलाहकार, जैसे 76 में बताया गया था महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार है। और ये 165 में बताया गया है महाधिवक्ता जो कि राज्य सरकार को कानूनी सलाह देगा, ये 165 में बताया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन फिर मिलान के रूप में दिया गया है
इसमें अनुच्छेद 163 पूछ रहा है, तो राज्यपाल, अभी बताया ऊपर, राज्यपाल को सलाह या सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, ये 163 में बताया गया है। और 165 राज्य का महाधिवक्ता, ये भी बताया गया है, राज्य का जो कानूनी सलाहकार होगा। और अनुच्छेद 168 में बताया गया है राज्यों के विधानमंडल, जो सभी राज्यों में विधानमंडल है, इसके बारे में 168 में बताया गया है। और अनुच्छेद 169 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में बताया गया है, ये सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, कुछ राज्यों में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, राज्य के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 214 में वर्णित है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय भी होगा। और अनुच्छेद 231 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी इंक्लूड किया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का होना, ये अनुच्छेद किसमें बताया गया है? 231 में। ये 2 इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय से संबंधित याद रखेंगे। 214 में बताया गया है कि उच्च न्यायालय होगा, और 231 में बताया गया, देखिए 2, 3, 1, 2 या 2 से अधिक मतलब 3 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये 2, 3, 1 से आप याद रखेंगे, 231 में ये वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राज्यीय नदियां या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262 में बताया गया है। ये नदी परिषद का जो विवाद होता है, नदी राज्य से संबंधित जल संबंधी विवादों का वर्णन बताया गया अनुच्छेद 262 में, इसके प्रावधान से संबंधित चीजें बताई गई हैं। ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत ये कानून बनाया गया। 262 का अनुच्छेद याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है बेसिकली अंतर्राज्यीय नदी घाटी के जो पानी का उपयोग या आवंटन, जैसे कोई नदी है या घाटी है कि इसका पानी कहाँ जाएगा, इसका राज्य का पानी कौन यूज करेगा, इस तरह की जितनी भी आवंटन संबंधी विवादों का समाधान अनुच्छेद 262 में बताया गया है। ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये लास्ट में दिया गया है अनुच्छेद 243 के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 243A, याद रखिएगा ये पूछा जाता है, 243A से 243O तक अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है इसमें, जिसमें से कुल 29 विषय हैं, ये भी याद रखेंगे, जिसमें पंचायती कानून, जिसे नगर पंचायत जैसे बोलते हैं, तो उसमें बताया गया है 243A से 243O तक की नगर पंचायत कानून बनाने का अधिकार जितना भी दिया गया है, ये हमारे संविधान के भाग 9 में दिया गया है। 243 याद रखिएगा, इसका पूछा जाता है सब आर्टिकल 243A से 243O तक। और यदि बात करें कि नगर पालिका, ये तो नगर पंचायत हो गया, और यदि बात करें नगर पालिका की, तो ये भी 74वें संविधान संशोधन द्वारा 9A में जोड़ा गया है, जिसका शीर्षक नगर निकाय रखा गया, और जिसके अंतर्गत 243P से 243ZG सब आर्टिकल तक अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं। और 12वीं अनुसूची में, इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया है, और नगर ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। और यदि बात करें नगर पालिका, इसमें कुल 11 विषय दिए गए हैं, ये भी पूछा जाता है, विषय याद रखेंगे दोनों के, और जिस पर नगर निकाय कानून बना सकती है, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वित्त आयोग का गठन का वर्णन अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 280 में बताया गया है, वित्त आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। और ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन याद आ गया कि वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो केसी नियोगी वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में कौन है? अरविंद पनगड़िया जी वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। याद रखेंगे संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 315 में। नीचे और भी अनुच्छेद दिए गए, इनको भी देखेंगे। अनुच्छेद 312 में बताया गया है अखिल भारतीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस या आईएफएस का वर्णन है। अखिल भारतीय सेवाएं यदि पूछेगा तो 312 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 315 में यही जो अभी क्वेश्चन था ऊपर, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, ये बताया गया। यदि बात करें 316 में, तो इनके जो सदस्यों की नियुक्ति के संबंधी विवरण जितना भी प्रावधान है वो 316 में दिया गया, लेकिन 312 और 315 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट है 324 भी इसको नीचे लिख दिया गया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग संबंधी जितने भी प्रावधान है ये 324 में दिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 338 में बताया गया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन के बारे में। इससे संबंधित और भी अनुच्छेद देखेंगे थोड़ा। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन के बारे में बताया गया है, और 338A अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग,
338 जो है वो अनुसूचित जाति है और 338A अनुसूचित जनजाति है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि तीनों एक साथ मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं। और ये 89वां जो संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत 338A अनुच्छेद को जोड़ा गया अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के लिए। और यदि बात करें ओबीसी वर्ग के लिए तो 338B है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग है। ओबीसी के लिए एक आयोग के नियम आधारित करता है, ये भी याद रखिएगा। 338B ये पिछड़े वर्ग के लिए है। और ये कब जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019 में। जब हम संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, सभी संविधान संशोधन को। ये वैसे याद रखिएगा 103वां संविधान संशोधन है जो कि 2019 में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी में होगी, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। याद रखेंगे अनुच्छेद 343, इसके सारे ऑप्शन ये देख लेंगे। अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ये हिंदी में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और एक ये भाषा से रिलेटेड ये अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है 350 का। इसमें क्या बताया गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये 350 का में बताया गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, वित्तीय आपात का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 360 में हमारे वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात हैं, इनको जानेंगे थोड़ा। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, ये 3 बार लगाया जा चुका है। 362 में, 1962 में, 1971 में और 1975 में। जो 1962 में लगा था ये भारत और चीन के युद्ध के समय लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, और जो 1971 में लगा था इसमें भारत और पाकिस्तान का युद्ध था, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय लगा था, जिस समय पीएम हमारी इंदिरा गांधी जी थी। तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है, तो सभी पूछ लिया जाता है, और अंकों में भी 3 बार याद रखेंगे। और यदि बात करें 356 अनुच्छेद की, तो इसमें राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल है, ये कितनी बार लगाया जा चुका है, ये कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। 134 बार लगाया जा चुका है ये। और बात करें यदि उत्तर प्रदेश की, तो अब तक 10 बार लगाया जा चुका है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल। और ये पूछा जाता है 360 में जो वित्तीय आपात है, ये कितनी बार अब तक देश में कितनी बार वित्तीय आपात लगाया जा चुका है? 1, 2 या 1 बार भी नहीं, 3 ऐसे ऑप्शन आते हैं। इसको याद रखिएगा खास तौर से, वित्तीय आपातकाल अभी 1 बार भी नहीं लगाया जा चुका है, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा अनुच्छेद 368 है, इसमें जो हमारे संविधान में नियम के अनुसार जो भी बढ़ोतरी या घटोतरी होती है, संशोधन किया जाता है हमारे संविधान में, ये अनुच्छेद 368 में प्रावधान दिया गया है कि हम कुछ भी इसमें नियम कानून के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। याद रखेंगे 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25वां है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया है? तो ये सभी को पता होगा, आई थिंक ये बहुत चर्चा में था। ये अनुच्छेद 370 था, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया जाता था, लेकिन अब 11 दिसंबर 2023 को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अब जम्मू कश्मीर को भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अब हम लोग ने दोस्तों 25 क्वेश्चन पढ़े थे, 25 में से हमें लगता है 70 या 80 अनुच्छेद हम लोग ने याद किए होंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने सभी ने अच्छे से वीडियो देखा होगा और सभी चीजें समझ में आई होंगी। लास्ट में एक टेस्ट है आपके लिए, इतने सारे क्वेश्चन हम लोग ने पढ़े हैं, एक टेस्ट है आपके लिए। टेस्ट है हमारा, क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? आई होप यदि आपने स्किप नहीं किया होगा वीडियो एक बार भी, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 145। तो इसका आपका होमवर्क है, आपको ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं ऐसे एमसीक्यूज में, जो कि रिवीजन हो जाएगा आपका एग्जाम के लिए, तो बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। यदि हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।